वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फिर आप लोगों के सामने जो यूनिट वाइज क्वेश्चन है वो आज हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट 5 के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो करेंगे, और साथ ही आज हम लोग इस यूनिट के जितने भी अति लघु उत्तरीय जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी साथ ही कवर करेंगे, जिससे पूरी यूनिट आप लोगों की ये कवर हो जाएगी। अति लघु उत्तरीय भी साथ में ही कवर हो जाएंगे और जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो तो कवर हो ही जाएंगे। इसके बाद एक यूनिट बचेगी, उसमें भी हम लोग जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, साथ ही उसके अति लघु उत्तरीय और साथ ही उसके जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है वो सब हम लोग कवर कर लेंगे, और उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे और सारी यूनिट के जो अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे, और ये सारी जो चीज़ें हैं आप लोगों को मिल जाएंगी बहुत ही जल्दी। और इससे पहले की बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए। आप लोगों को क्लास मिल जाएगी, यूनिट वाइज क्लास मिल जाएंगी, जिसमें सारे एमसीक्यू जो क्वेश्चन है हर यूनिट के कवर करवाए गए हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप लोगों को हर क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा और लिंक मिल जाएगा वीडियो का, जिससे आप लोगों की हर क्लास वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और कोई भी क्लास आप लोगों की छूटेगी नहीं, क्योंकि सारी क्लासेस के जो लिंक है वहाँ पर शेयर कर दिए जाते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को जो क्लासेस हैं वो समय पर मिल जाएंगी और आप लोग उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आप लोग सर्च कर सकते हैं होम साइंस बाय प्रियंका मैम। तो इससे आप लोगों को जो टेलीग्राम का चैनल है वो मिल जाएगा, जिससे आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से भी क्लिक करके आप लोग जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो ऐसा करने से आप लोगों को जो क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी। चलिए हम लोग अपना जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। पहला है भोजन तथा पेय सेवा, दूसरा है आतिथ्य सत्कार तथा मनोरंजन, तीसरा है अतिथियों के परिधान की व्यवस्था, चौथा है पर्यटन। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है वो पूछा गया है। भोजन तथा पेय सेवा, आतिथ्य सत्कार तथा मनोरंजन, अतिथियों के परिधान की व्यवस्था, पर्यटन। तो इनमें से कौन सा जो है वो संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है। कौन सा संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का वो इससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा कि ये वाला आप लोगों का जो है वो आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अतिथि चक्र की अवस्थाओं में शामिल नहीं। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी अतिथि चक्र की अवस्था नहीं है। चेक इन, आगमन, कमरे पर आधिपत्य, मनोरंजन। तो इनमें से ऐसी कौन सी अवस्था है जो आतिथ्य चक्र में नहीं आती है, और बाकी सारी जो ऑप्शन है वो आतिथ्य चक्र के अंतर्गत आएंगे। तो चेक इन, आगमन, कमरे पर आधिपत्य, मनोरंजन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आदित्य चक्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर मनोरंजन, ये आदित्य चक्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी होटल का केंद्र बिंदु होता है। किसी होटल का केंद्र बिंदु होता है प्रमुख कार्यालय, बेल कप्तान, पर्यवेक्षक, एजेंट। तो किसी होटल का जो केंद्र बिंदु है वो क्या होता है। प्रमुख कार्यालय होता है, पर्यवेक्षक होता है, बेल कप्तान होता है, एजेंट होता है। तो किसी होटल का जो केंद्र बिंदु है वो क्या माना जाता है, प्रमुख कार्यालय माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक घर से दूर घर की संकल्पना निम्न में किससे संबंधित है। पूछा गया है एक घर से दूर घर की जो संकल्पना है वो किससे संबंधित है। धर्मशाला से, रेस्तरां से, होटल से, पर्यटन से। तो एक घर से दूर घर की जो संकल्पना है वो किससे संबंधित है। धर्मशाला से संबंधित है, या फिर रेस्तरां से संबंधित है, होटल से संबंधित है, पर्यटन से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, एक घर से दूर की जो संकल्पना है वो किससे संबंधित है, होटल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लोगों का जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गृह व्यवस्था विभाग का कार्मिक नहीं है। तो पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा जो है ऑप्शन है जिस जो गृह व्यवस्था विभाग का कार्मिक नहीं है। लॉबी प्रबंधक, कार्यपालक, गृह अनुरक्षक, तल पर्यवेक्षक, पुष्प उत्पादक। तो इनमें से कौन सा जो है
गृह व्यवस्था विभाग का कार्मिक नहीं है। लॉबी प्रबंधक, कार्यपालक, गृह अनुरक्षक, तल पर्यवेक्षक, पुष्प उत्पादक। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा जो गृह व्यवस्था विभाग का कार्मिक नहीं है? तो यहाँ पर जो लॉबी प्रबंधक है वो गृह व्यवस्था विभाग का कार्मिक नहीं है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उपभोक्ता की अपेक्षाओं से संबंधित नहीं है? तो पूछा गया है इनमें से कौन सी उपभोक्ता की अपेक्षाओं से संबंधित नहीं है? उचित कीमत, सही वजन और माप, वस्तुओं की जीवन भर की गारंटी और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद। तो इनमें से कौन सा है जो उपभोक्ता की अपेक्षाओं से संबंधित नहीं है? उचित कीमत संबंधित नहीं है, या फिर सही वजन और माप संबंधित नहीं है, वस्तुओं की जीवन भर की गारंटी संबंधित नहीं है, या फिर जो गुणवत्तापूर्ण उत्पाद है वो संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो वस्तुओं की जीवन भर की गारंटी है वो संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उपभोक्ता की समस्याओं से संबंधित नहीं है? अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो उपभोक्ता की समस्याओं से संबंधित नहीं है? मिलावटखोरी, अधिक कीमतें, खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं, इनमें से सभी। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो उपभोक्ता की समस्याओं से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? मिलावटखोरी, या फिर अधिक कीमतें, या फिर खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं। तो इनमें से कौन सा संबंधित नहीं होगा, या फिर ये सभी? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो उपभोक्ता की समस्याओं से संबंधित नहीं माना जाएगा? तो कौन सा नहीं माना जाएगा? जो ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी जो है उपभोक्ता की समस्याओं से संबंधित है। तो ये सभी क्या है, उपभोक्ता की समस्याओं से संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, ये जो नहीं वाला है इसको थोड़ा सा हम लोग करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये जो ऑप्शन सारे दिए हुए हैं वो सारे उपभोक्ता की समस्याओं से संबंधित है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा एरर है। यहाँ पर नहीं को यहाँ पर हम लोग हटा देंगे तो हम लोग का जो ऑप्शन है बिल्कुल आंसर जो है वो निकल के आएगा, क्योंकि ये सारे जो ऑप्शन है वो उपभोक्ता की समस्याओं से संबंधित है। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो उपभोक्ता की समस्या से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग करेक्ट कर लेंगे, जिससे हम लोग का जो आंसर है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो है उपभोक्ता की समस्याओं से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इनमें से किससे संबंधित? तो पूछा गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में से संबंधित है सुने जाने का अधिकार, वस्तु लौटाने का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दिए गए अधिकारों में शामिल नहीं है। कौन सा इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा संबंधित नहीं है? सुने जाने का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, और या फिर सुरक्षा का अधिकार। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है? जो वस्तु लौटाने का अधिकार है वो इसमें से सबसे अलग ऑप्शन है, और ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के जो अधिकार है उसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ये सारे आते हैं। तो यहाँ पर ये सारे जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आएंगे, बल्कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों का वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एगमार्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित? तो पूछा गया है एगमार्क किससे संबंधित है? किस कृषि उत्पाद से, उनकी शुद्धता से, मूल्यवान धातुओं की शुद्धता से, पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं से। तो पूछा गया है कि एगमार्क किससे संबंधित है? कृषि उत्पाद से, उनकी शुद्धता से है, मूल्यवान धातुओं की शुद्धता से है, पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं से है। तो एगमार्क किससे संबंधित है? कृषि उत्पाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि उत्पाद से। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां उपभोक्ता उत्पादों तथा सेवाओं उनके लाभ हानियों में चर्चा करता है कहलाता है। तो पूछा गया है वह स्थान कौन सा है जहां पर जो उपभोक्ता होगा उपभोक्ता उत्पाद तथा सेवा उनके लाभ हानियों में चर्चा करता है कहलाता है? उपभोक्ता स्थल कहलाता है, उपभोक्ता फोरम कहलाता है, उपभोक्ता परिषद कहलाता है, या फिर उपभोक्ता विकास कहलाता है? तो वो स्थान पूछा गया है जहाँ पर उपभोक्ता उत्पाद और उनसे उनकी जो सेवाएं हैं, उनके जो लाभ हैं, हानि है, उनकी सबकी चर्चा की जाती है। तो वो स्थान क्या कहलाता है? उपभोक्ता फोरम कहलाता है। क्या कहलाता है? उपभोक्ता फोरम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ से हम लोग अति लघु उत्तरीय जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो देख लेते हैं।
पहला है उपभोक्ता को परिभाषित करें। तो पूछा गया है कि उपभोक्ता कौन होते हैं? वस्तुओं और सेवाओं को अपनी ज़रूरतों की संतुष्टि के लिए खरीदारी करने वाले के रूप में उपभोक्ता को परिभाषित किया जा सकता है, जिनमें प्राकृतिक उत्पादों से लेकर बाजार के उत्पाद तथा सेवाएं तक शामिल है। तो उपभोक्ता कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति या ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं को अपनी ज़रूरतों की संतुष्टि के लिए खरीदारी करते हैं और फिर उनका उपभोग करते हैं, तो वो कौन होते हैं? वही उपभोक्ता कहलाते हैं। तो उपभोक्ता कौन होते हैं? वो व्यक्ति या वो व्यक्ति जो अपनी ज़रूरत की वस्तुओं और सेवाओं की संतुष्टि के लिए खरीदारी करते हैं और उनका उपभोग करते हैं, वो उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता द्वारा झेली जाने वाली किन्हीं 4 समस्याओं को लिखिए। पूछा गया है कि उपभोक्ता के द्वारा कौन-कौन सी समस्याएँ झेली जाती हैं। तो पहला है मिलावटखोरी की समस्या झेली जाती है, दूसरा है खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएँ, तीसरा है अधिक कीमतें और गलत तौल और माप। ये सारी जो समस्याएँ हैं वो उपभोक्ता के द्वारा झेली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता व्यवहार क्या है? पूछा गया है कि जो उपभोक्ता व्यवहार है वो क्या है? उपभोक्ता व्यवहार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खरीदार वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदने के बारे में निर्णय लेता है। तो उपभोक्ता व्यवहार क्या है? उपभोक्ता व्यवहार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो खरीदार होता है वो वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदने के बारे में निर्णय लेता है। तो निर्णय लेना, जो वस्तुओं को खरीदने और सेवाओं को खरीदने के बारे में जो निर्णय लेना है वही क्या कहलाएगा? वही उपभोक्ता व्यवहार कहलाता है। अगला है वूल मार्क क्या है? पूछा गया है कि वूल मार्क क्या है? वूल मार्क अच्छी गुणवत्ता की ऊन अथवा ऊनी वस्त्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊन सचिवालय का मानक चिन्ह है। तो वूल मार्क क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ऊन सचिवालय जो है उसका मानक चिन्ह है। यह दर्शाता है कि ऊन शुद्ध है तथा चिन्ह युक्त वस्त्र शुद्ध ऊन का बना हुआ है। जो वूल मार्क है वो दर्शाता है कि जिस भी वस्त्र पर वूल मार्क लगा होता है वो दर्शाता है कि ये जो वस्त्र है वो शुद्ध ऊन से बना हुआ है और साथ ही इसका ये जो ऊन ऊन है वो कैसा है? वो ये प्रमाणित करता है कि इसमें जो शुद्धता है वो है। तो ऊन मार्क क्या करता है? ऊन की शुद्धता को बताने का कार्य करता है, उसको प्रमाणित करता है। अगला है उपभोक्ता के किन्हीं 4 अधिकारों को लिखिए। पूछा गया है उपभोक्ता के 4 अधिकार कौन-कौन से हैं? पहला है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है सूचित किए जाने का अधिकार, तीसरा है चयन का अधिकार और चौथा है सुने जाने का अधिकार। तो पूछा गया उपभोक्ता के अधिकार पूछे गए और जितने पूछे गए हैं उतने ही यहाँ पर बताने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है आप लोगों का अति लघु उत्तरीय है तो बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला है अतिथि देवो भव का निहितार्थ क्या है? पूछा गया है अतिथि देवो भव का अर्थ क्या होता है? तो अतिथि देवो भव का निहितार्थ है कि प्रत्येक अतिथि का सहृदय स्वागत किया जाना चाहिए तथा उनकी सभी प्रकार से अच्छी देखभाल और सेवा की जानी चाहिए। तो अतिथि देवो भव का यहाँ पर क्या बताया गया है अर्थ? कि जो भी अतिथि आए उनका सहृदय स्वागत किया जाना चाहिए, उनकी सभी प्रकार से अच्छी देखभाल और सेवा की जानी चाहिए। यही होता है कि अतिथि देवो भव, मतलब जो अतिथि है वो किसके समान है? देव के समान है और उनका जो है स्वागत और सत्कार करना चाहिए। सहृदय के साथ उनकी अच्छी देखभाल और सेवा की जानी चाहिए। अगला है मोटल से आप क्या समझते हैं? तो पूछा गया है कि मोटल किसे कहते हैं? मोटल होटल जैसी ही सेवाएं प्रदान करते हैं तथा वहाँ कमरे के समीप अथवा कमरे के सामने पार्किंग की व्यवस्था होती है। तो जो मोटल होते हैं वो होटल जैसे ही सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चेंज होता है। जो मोटल का जो कमरा होता है उस कमरे के सामने ही क्या होता है? पार्किंग की व्यवस्था जो है वो होती है। कमरे के समीप ही जो पार्किंग का जो जो व्यवस्था होती है वो भी कमरे के समीप दी जाती है। तो वो कमरे की व्यवस्था या वो ऐसी सेवाएं जहाँ पर कमरे के सामने ही पार्किंग की व्यवस्था होती है वो मोटल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता को कैसी समस्या का सामना करना पड़ता है? पूछा गया है कि उपभोक्ता को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? तो कभी कभी उपभोक्ताओं को ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है जिसमें भुगतान करने के बाद भी वस्तु की गुणवत्ता कीमत के अनुरूप नहीं होती है। अतः उपभोक्ताओं को ऐसी समस्या के समाधान के लिए उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण आवश्यक है। यह उपभोक्ता को कुशल और सतर्क उपभोक्ता बनाती है। तो उपभोक्ता जो समस्या का सामना करता है उन समस्याओं से निपटने के लिए क्या आवश्यक है? कि जो उपभोक्ता शिक्षा है और संरक्षण है उनको प्रदान किया जाए, जिससे जो उपभोक्ता है वो सकुशल और सतर्क बन सके और उनके सामने जो समस्याएं हैं वो उनको
बहुत अच्छे से क्या कर सकें, उनका जो समाधान है वो निकाल सकें। अगला है उपभोक्ता व्यवहार क्या है। तो उपभोक्ता व्यवहार अभी हम लोगों ने देखा कि किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने का जो निर्णय होता है, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है, वही उपभोक्ता व्यवहार कहलाता है। उपभोक्ता भ्रमित क्यों हो जाते हैं, पूछा गया है कि जो उपभोक्ता होते हैं वो भ्रमित क्यों हो जाते हैं। उपभोक्ता अप्रामाणिक और घटिया उत्पाद तथा प्रसिद्ध ब्रांड के नकली उत्पादों को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। तो उपभोक्ता भ्रमित क्यों हो जाते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं उनके भ्रमित होने का कारण ये है कि वहाँ पर जो मार्केट है वहाँ पर अप्रामाणिक और घटिया उत्पाद तथा प्रसिद्ध ब्रांड के नकली जो उत्पाद हैं उनको देख करके जो उपभोक्ता होते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं, और उनके भ्रमित होने का जो कारण है ये है। तो अगर पूछा जाए कि उपभोक्ता क्यों भ्रमित हो जाते हैं, तो ये 2 लाइन आप लोग लिख सकते हैं, जिससे जो उपभोक्ता भ्रम का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला है उपभोक्ता के मौलिक अधिकार क्या क्या है, पूछा गया है कि उपभोक्ता के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था वहाँ पर पूछे गए 4 अधिकार पूछे गए थे, यहाँ पर केवल मौलिक पूछ लिया गया है, तो मौलिक में जितने आएंगे वो सब लिख देंगे। सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार और सुनवाई का अधिकार। हम लोग जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट किताब आप लोगों की बुक से ही कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को ये लगे कि जो बुक है आप लोगों का उसका जो सिलेबस है या उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही कवर करवाया जाए। अलग से कोई जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर मेंशन नहीं किए जा रहे हैं। तो जो भी चीज़ें आपकी बुक में है वो सब जो है यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे, जिससे जो आप लोगों का एग्ज़ाम है उसमें यही सारी चीज़ें क्योंकि आएंगी, बुक से बाहर कुछ आने वाला है नहीं। अगला है अतिथि चक्र की 2 अवस्थाएं लिखिए। पूछा गया है अतिथि चक्र की 2 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो 2 अवस्थाओं में पहली है आगमन पूर्व अवस्था और दूसरी बताया गया है प्रस्थान की। तो 2 अवस्थाएं पूछी गई हैं, तो 2 कोई भी अवस्थाएं लिख सकते हैं। पहली आगमन पूर्व है, दूसरी प्रस्थान है। अगर ये दोनों आप लोगों को उस समय याद नहीं है तो 2 अवस्थाएं पूछी गई हैं, तो ये नहीं पूछा गया है कि कौन सी पहली और कौन सी आखिरी। तो दोनों जो भी 2 याद आए आप लोगों को वहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। अगला है गृह व्यवस्था विभाग के 2 कार्यों को लिखिए। गृह व्यवस्था विभाग के 2 कार्य कौन कौन से हैं। पहला है सार्वजनिक क्षेत्रों की साफ सफाई, दूसरा है धुले कपड़ों का अनुरक्षण तथा आपूर्ति। तो गृह व्यवस्था कार्य के मुख्य 2 कार्य हैं, पहला है सार्वजनिक क्षेत्रों की साफ सफाई, दूसरा है धुले कपड़ों का अनुरक्षण तथा आपूर्ति। अगला क्वेश्चन है सैरगाह जो रिजॉर्ट होते हैं वो क्या होते हैं। पूछा गया है जो सैरगाह रिजॉर्ट होते हैं वो क्या होते हैं या फिर किसे कहते हैं। तो जो रिजॉर्ट होते हैं, सैरगाह होते हैं, अतिथियों के लिए सुख सुविधाओं से युक्त एक व्यवस्था है। जो सैरगाह या रिजॉर्ट है वो क्या है, अतिथियों के लिए सुख सुविधाओं से युक्त एक व्यवस्था है, जो अनेक प्रकार की सुविधाएं, खेल की सुविधाएं तथा अवकाश के क्रियाकलाप प्रदान करता है, जिससे पूर्ण अवकाश का अनुभव प्राप्त हो सके। तो जो सैरगाह होते हैं वो क्या होते हैं, अतिथियों के लिए सुख सुविधाओं से युक्त एक व्यवस्था होते हैं, जो अनेक प्रकार की सुविधाएं, खेल की सुविधाएं तथा अवकाश के क्रियाकलाप प्रदान करते हैं, जिससे पूर्ण अवकाश का अनुभव प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन है तो जहाँ पर पूछा गया है कि जो पर्यटक होते हैं वो क्या होते हैं। अभी सैरगाह पूछा गया, अब पूछा गया है कि जो पर्यटक होते हैं उनसे क्या तात्पर्य है। तो पर्यटक वह है जो किसी दूसरे स्थान की यात्रा करता है। पर्यटक कौन होते हैं, तो पर्यटक वो व्यक्ति होते हैं जो एक किसी दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं तथा वहाँ अस्थायी रूप से ठहरता है, लगभग उसी प्रकार की सुविधाएं चाहता है जैसी सुविधाएं उसे अपने घर में मिलती हैं। तो पर्यटक कौन व्यक्ति होते हैं, पर्यटक वो व्यक्ति होते हैं जो अपने स्थान को छोड़ कर के किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं यात्रा करने के लिए और अस्थायी रूप से वहाँ पर रुकते हैं, लगभग उसी प्रकार की सुविधाएं चाहते हैं, सेवाएं चाहते हैं जिस प्रकार की सुविधा और सेवाएं उन्हें अपने घर में प्राप्त होती हैं। तो वो पर्यटक होते हैं। किसी भी होटल का केंद्र बिंदु प्रमुख कार्यालय क्यों होता है। अभी इसी का जो क्वेश्चन हम लोगों ने बहुविकल्पी में देखा था, एमसीक्यू क्वेश्चन में देखा था, यहीं से क्वेश्चन एकदम बना था कि किसी होटल का जो केंद्र बिंदु है वो क्या होता है। तो क्वेश्चन में ही आंसर था कि प्रमुख कार्यालय। यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ही आंसर है। तो इसका जो अतिलघु है वो पूछ लिया गया है कि किसी भी होटल का केंद्र बिंदु प्रमुख कार्यालय क्यों होता है। तो अतिथि एवं संगठन होटल संस्था के मध्य अच्छे संबंध विकसित करने में संगठन की अच्छी छवि बनाने के लिए अतिथि एवं स्टाफ के मध्य पारस्परिक संपर्क स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए किसी भी जो होटल का केंद्र बिंदु है वो
कार्यालय होता है। तो होटल का जो केंद्र बिंदु है वो कार्यालय क्यों होता है? क्योंकि जो अतिथि होता है और संगठन होता है उनके मध्य जो है संबंध विकसित करने का जो कार्य है, अच्छी छवि बनाने का जो कार्य है, वो स्टाफ के मध्य पारस्परिक संपर्क स्थापित करने का कार्य है, वो प्रमुख होटल का जो कार्यालय है उसके द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए जो होटल का केंद्र बिंदु होता है वो प्रमुख कार्यालय होता है। अगला क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था के किन्हीं दो वर्गों को बताइए। पूछा गया है कि गृह व्यवस्था के किन्हीं दो वर्ग कौन कौन से हैं। तो पहला है गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क। इसमें या होटल संस्थाओं के विभिन्न भागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों तथा सूचना तक सूचना पहुंचाता है। जो गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क होता है वो क्या करता है? होटल के जो विभिन्न भागों के कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं उन तक सूचना पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरा है गृह व्यवस्था प्रबंध। यह गृह व्यवस्था विभाग के सभी क्रियाकलापों की योजना बनाता है और इसे सुव्यवस्थित एवं नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, डेस्क नियंत्रण पर्यवेक्षक से क्या तात्पर्य है? तो डेस्क नियंत्रण जो पर्यवेक्षक होता है वो क्या करता है? या अतिथियों के प्रस्थान की सूचना के लिए प्रमुख कार्यालय से समन्वय तालमेल रखता है। ये क्या करता है? जो प्रस्थान की अतिथियों की सूचना है उनका जो समन्वय है, उनका जो तालमेल है, कहाँ पर रखेगा? प्रमुख कार्यालय से रखता है। खाली हुए कमरों की सफाई कराकर स्वच्छ कमरे सौंपता है। सेफ डे पार्टी किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो सेफ डे पार्टी है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो रसोई घर के कुछ अनुभागों के लिए पर्यवेक्षक होते हैं जिन्हें सेफ डे पार्टी कहा जाता है। तो सेफ डे पार्टी क्या होते हैं? जो रसोई घर होता है उनके अनुभागों के लिए कुछ पर्यवेक्षक होते हैं जिन्हें सेफ डे पार्टी कहा जाता है। बैक ऑफिस किस विभाग को कहा जाता है? तो पूछा गया है जो बैक ऑफिस होता है वो कौन सा विभाग होता है? होटल संस्थाओं में सहायक सेवा विभाग को बैक ऑफिस कहा जाता है। जो होटल और संस्थाओं में सहायक सेवा विभाग होता है वो बैक ऑफिस कहलाता है। इस विभाग के अंतर्गत वित्त एवं लेखा, इंजीनियरिंग, मानव संसाधन विभाग, विक्रय एवं विपणन विभाग इत्यादि विभाग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानकीकरण चिन्ह से आप क्या समझते हैं? पूछा गया है कि जो मानकीकरण चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं? मानकीकरण चिन्ह किसी वस्तु की गुणवत्ता को बताता है। मानकीकरण चिन्ह यह विश्वास दिलाता है कि वस्तुओं की गुणवत्ता उच्च कोटि की है तथा वह अच्छे किस्म की और जांच में सही पाई गई है। जो मानकीकरण चिन्ह है वो क्या करता है? किसी वस्तु की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बताता है कि जो वस्तु है उसकी जो किस्म है वो मानकीकरण चिन्ह अगर उस पर लगा हुआ है तो वो अच्छी किस्म की है और साथ ही ये जांच और परीक्षण के बाद ही मार्केट में लाई गई है। अगला क्वेश्चन है, वूल मार्क का चिन्ह किन वस्त्रों पर लगाया जाता है? तो जो वूल मार्क का चिन्ह होता है वो ऊन से बने जितने भी वस्त्र होते हैं उन पर ऊन की शुद्धता के प्रतीक के लिए लगाया जाता है। हॉलमार्क का प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाता है? तो हॉलमार्क का प्रयोग भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्लेटिनम, सोना, चांदी, हीरे आदि बहुमूल्य वस्तुओं से बने आभूषणों पर लगाया जाने वाला आधिकारिक चिन्ह है जो वस्तुओं की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए लगाया जाता है। तो जो हॉलमार्क होता है वो किस पर लगा होता है? जितनी ही सोने, चांदी, धातुओं और हीरे, प्लेटिनम से की बनी जो बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं उन सब पर हॉलमार्क का जो चिन्ह होता है वो लगा होता है। इको मार्क का क्या महत्व है? जो पूछा गया है, जो इको मार्क का चिन्ह है वो किन पर लगा होता है? तो जिन वस्तुओं पर इको मार्क दिया रहता है उन्हें पुनः इस्तेमाल में लाया जा सकता है और वे पर्यावरण प्रदूषण को भी रोकती हैं। तो जो इको मार्क होता है वो इको फ्रेंडली होता है, पर्यावरण के अनुकूल होता है, पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने वाला जो इको मार्क का चिन्ह जिन वस्तुओं पर लगा होता है वो वस्तुएं पर्यावरण को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाती हैं और साथ ही वो पर्यावरण में दोबारा जो है उनको पर्यावरण में जो यूज़ है वो किया जा सकता है और साथ ही पर्यावरण के प्रदूषण को भी वो क्या करती हैं? रोकती हैं। लेबल से आप क्या समझते हैं? पूछा गया है जो भोज्य पदार्थों पर या जो भी प्रोडक्ट होते हैं उन पर जो लेबल लगा होता है वो किस प्रकार जो है सूचना प्रदान करता है, किस प्रकार का कार्य करता है? तो लेबल वस्तु की विशेषताओं और उपयोग के बारे में जानकारी देते हैं। जो लेबल होते हैं वो क्या करते हैं? ये बताते हैं कि वस्तु है उसमें जो चीज़ें हैं वो क्या क्या है उसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही लेबल वस्तु की पैकिंग, बोतल, डिब्बा आदि पर छपे होते हैं। लेबल कहाँ पर होते हैं? जो वस्तु की पैकिंग होती है उसके ऊपर लगे होते हैं या फिर चिपके रहते हैं, मतलब या फिर एकदम उस पे लगे ही होंगे या फिर अलग से जो है लेबल चिपकाया जाता है जिसमें वस्तु से संबंधित सारी जानकारी जो है वो दी जाती है।
एक अच्छे लेवल के किन्हीं 2 गुणों को लिखिए। पूछा गया है कि एक अच्छे लेवल के 2 गुण कौन-कौन से हैं? तो पहला है संरचित पदार्थ का नाम, दूसरा है निर्माण की तिथि। तो एक अच्छे लेवल पर 2 चीज़ें मुख्य रूप से लिखी रहती हैं। तो पहला होता है कि संरचित पदार्थ का नाम, जो पदार्थ पैकिंग के अंदर है उसका नाम क्या है, और साथ ही उसकी जो तिथि है निर्माण की वो कब बनाया गया है। तो ये 2 चीज़ें हैं वो ज़रूर मेंशन रहेंगी। तो ये एक अच्छे लेवल की विशेषता है कि उस पर संरचित पदार्थ का नाम और निर्माण की जो तिथि है वो दी गई होती है। तो जितने भी यूनिट 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हम लोगों ने कर लिए हैं, और यहाँ पर जितने भी यूनिट 5 की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सब कवर हो गई हैं। इसके बाद आप लोगों के यूनिट 6 के जो क्वेश्चन है वो हम लोग कल वाली क्लास में करेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो यूनिट 6 तक ही डिवाइड है। 6 यूनिट पे पूरा सिलेबस डिवाइड है। तो 5th यूनिट तक हम लोगों ने चीज़ें कवर कर ली हैं। कल हम लोग 6 जो यूनिट है उसके एमसीक्यू क्वेश्चन और जितने भी अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सब हम लोग अब एक क्लास में कवर करेंगे, जिससे आप लोगों का जो एमसीक्यू वाला जो सेशन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जितने भी अति लघु उत्तरीय यूनिट वाइज जो क्वेश्चन है उनको एक क्लास में कवर करेंगे, और उसके बाद जो है लघु उत्तरीय और जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है वो सारे हम लोग अपनी क्लास में कवर करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के जो क्लासेस के लिंक है उनको आप लोग पाने के लिए या फिर सारे क्लासेस देखने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। होम साइंस बाय प्रियंका में अगर सर्च करेंगे तो आप लोगों को जो टेलीग्राम का चैनल है वो मिल जाएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी दे दिया गया है, जिससे वहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं, जिससे आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो एक भी मिक्स नहीं होंगी, और आप लोगों को सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगी। तो गाइस, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।